अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं सोच विद शहबाज। हमारा आज का टॉपिक है तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात। मौजूदा सूरत हाल में जो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान एक जंग छिड़ चुकी है, जिसके असरात आलमी सतह तक पहुँच चुके हैं। फ़लस्तीन और इसराइल की सपोर्ट में कुछ ममालिक सर फहरिस्त हैं और फ्रंट लाइन में उसको सपोर्ट कर रहे हैं। फ़लस्तीन की तरफ से तुर्की, पाकिस्तान, ईरान। इसराइल की तरफ से जो सर फहरिस्त मुल्क है वो अमेरिका है। हमारे बाज़ हलकों में ये बहस हो रही है कि तुर्की के तो इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात हैं, तो वो कैसे फ़लस्तीन के साथ खड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ वो अपने सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ रख रहा है, दूसरी तरफ वो फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। ये तो एक मुनाफ़क़त है। तो इस व्लॉग में मैं आपको वो सारी हकीकत बयान करूँगा कि तुर्की और इसराइल के जो ताल्लुकात हैं वो कैसे शुरू हुए और मौजूदा तुर्की क्यों नहीं इससे बाहर निकल पा रहा। खिलाफत उस्मानिया के टूटने के बाद तुर्की पर भी बरतानिया का कब्ज़ा हो गया था। उस वक़्त जो खिलाफत उस्मानिया का एक कमांडर था, मुस्तफ़ा पाशा, उसने अपनी ताकत के ज़ोर पर वो सारे इलाके जो इस वक्त तुर्की में मौजूद हैं वो सारे फ़तह किए थे। तुर्की को एक मुआहदे के तहत आज़ाद करवाया था, जिसको मुआहदा नौज़ान भी कहते हैं, जिसकी वजह से तुर्की के ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गई। और सबसे बड़ी पाबंदी जो तुर्की पर लगी थी, जिसका मुस्तफ़ा कमाल पाशा ख़ुद भी हामी था, वो मजहबी पाबंदी थी। उस वक़्त के बीमार लाचार तुर्की, जिनकी आवाम हर तरफ से घबराई हुई थी, उसने मुस्तफ़ा पाशा को अतातुर्क का लक़ब दे दिया, मतलब कि तुर्कों का बाप। जब मुस्तफ़ा पाशा ने तुर्की का आइन बनाया तो उसमें उसने मजहबी चीज़ों को बाहर निकाल दिया। उसने अरबी ज़बान पर पाबंदी लगा दी, कुरान अरबी में पढ़ने में पाबंदी लगा दी, उसने अज़ान अरबी में देने में पाबंदी लगा दी, उसने मस्जिद और शराब खाने इकट्ठे कर दिए, इमाम की दाढ़ी होने पर पाबंदी लगा दी और मुआहदे की पासदारी करते हुए तुर्की को एक नया तुर्की बना दिया, जिसका ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से बिल्कुल ही नहीं था। 25 साल जिस कौम की ज़हन साजी की गई हो, जिसे मज़हब से दूर रखा गया हो, जिसके आइन में यह चीज़ डाल दी हो कि मज़हब इस्लाम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब आपने नहीं करनी, तो उस कौम से क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करेगी या नहीं करेगी। 1949 में वही कुछ हुआ कि तुर्की ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि तुर्की एक मुस्लिम मुल्क नहीं है। तुर्की एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, जो ऑन पेपर एक सेकुलर मुल्क है। इसराइल को तस्लीम करने के बाद मगरिब के कहने पर आने वाले हुक्मरानों ने लोगों के जहन में ये चीज़ डाली कि इसराइल तुर्कों का दोस्त है, हमें उससे तजारत करनी चाहिए, और ये सारा कुछ मगरिब के कहने पे किया जा रहा था। 1961 में तुर्की के एक प्राइम मिनिस्टर अदनान मेदरिस ने आइन में तरमीम करने की कोशिश की कि अज़ान और कुरान अरबी में कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पे लोगों की ज़हन साजी की वजह से और मज़हब के साथ दूरी की वजह से कोई भी इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं हुआ, और सरेआम एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को फांसी पे लटका दिया जाता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं कि एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को मजहबी इजाज़तनामा देने के जुर्म में फांसी पे लटका दिया गया हो, तो क्या उसके बाद कोई ऐसा वज़ीर आज़म या कोई ऐसा हुक्मरान पैदा होगा जो दोबारा मज़हब की बात करेगा या दोबारा ये कहेगा कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करते या इसराइल के साथ हम ताल्लुकात नहीं रखते, क्योंकि इसराइल के पीछे तो मगरबी ताकतें थी। 70 साल इस कौम की जहन साजी की गई, इनको ये चीज़ बताई गई कि इसराइल आपका दोस्त है। 70 साल इनको मज़हब से दूर रखा गया। 1992 में रजब तैयब उर्दगान इस्तांबुल के मेयर बनते हैं और इस्तांबुल के लिए फ़लाह और इस्लाह का काम करते हैं। उनकी मजहबी फितरत की वजह से मुखालिफ उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये तो मजहबी आदमी है, ये तो तुर्की को बर्बाद कर देगा, और अगला इलेक्शन अर्दोगान हार जाते हैं। फिर रजब तैयब उर्दगान को अपना मकसद छुपाना पड़ता है, क्योंकि पहले ही एक वज़ीर आज़म को फांसी दी जा चुकी थी और लोगों की ज़हन साजी और नफसियाती असरात इतने ज़्यादा मज़हब के ख़िलाफ़ थे कि वो लोग बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे कोई मजहबी आदमी हमारे ऊपर हुक्मरानी करे। उसी सिस्टम का हिस्सा रहते हुए इलेक्शन जीता
اور اس ملک کا وزیر اعظم بنا، جس نے اپنے مذہبی مقصد کو اپنے دل میں چھپا کر ترکی کی معاشی فلاح کے لیے کام کیا، اور 2016 میں موقع ملتے ہی وہ صدارتی نظام لے آیا۔ صدارتی نظام لانے کے بعد اس کے پاس 67% میجورٹی ہے، اور باقی 33% لوگ ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی آدمی ہے اور اس سے ہماری قوم کو خطرہ ہے، جس کے خلاف ایک فوجی بغاوت بھی ہو چکی ہے۔ کیونکہ 100 سالہ تاریخ میں جس قوم کو یہ چیز بتائی گئی ہے کہ یہودی آپ کے دوست ہیں، یہودیوں کے ساتھ آپ نے تجارت کرنی ہے، وہ لوگ اتنی جلدی اس چیز کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک بات ہے رجب طیب اردوغان کی، تو وہ میڈیا وار کے ذریعے اپنے پیغامات کو دوسرے ممالک تک پہنچا رہا ہے۔ وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح مسلم ممالک اکٹھے ہوں اور ایک پیج پہ آ جائیں، کیونکہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہوا، تو پاکستان کے لوگ بیت المقدس بھی نہیں جا سکتے۔ اگر انہوں نے جانا ہے تو ان کو ڈوئل نیشنلٹی کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے، مطلب کہ پاکستان کا کوئی شخص ہے، اس کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ بھی ہے اور برطانیہ کا پاسپورٹ بھی ہے، تو وہ اس دوسرے پاسپورٹ کے ذریعے بیت المقدس جا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان ڈائریکٹلی بیت المقدس نہیں جا سکتا اور فلسطین کی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ تو ترکی اپنے سفارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے، تجارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین کی مدد کرتا ہے۔ فلسطین میں موجود ایک گروپ جس کو حماس کہتے ہیں، فیکٹس کے مطابق ترکی ہی وہ واحد ملک ہے جو تجارتی اور سفارتی تعلقات کی وجہ سے اسرائیل میں داخل ہو کر فلسطین کے اس گروپ تک وہ ساری چیزیں پہنچاتا ہے جس سے وہ جنگ کر سکتا ہے۔ موجودہ دور کے جدید ہتھیار جو حماس تک پہنچتے ہیں، وہ پاکستان، ایران اور ترکی مل کر اسی سفارتی تعلقات کو، اسی تجارتی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے فلسطین تک پہنچاتے ہیں۔ پاکستان نے اسرائیل کو اس لیے تسلیم نہیں کیا تھا کیونکہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور ترکی نے جب 1949 میں اس کو تسلیم کیا تھا تو اس کی سٹوری میں نے ساری آپ کو بیان کر دی ہے کہ ان کے حالات کیسے تھے، ان کی کیا مجبوریاں تھیں۔ تو ہمارے بھی کچھ حلقوں کو سمجھنا چاہیے اور ریسرچ کرنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ موجودہ حالات ترکی کے کیسے ہیں، پاکستان کے کیسے ہیں، ایران کے کیسے ہیں، اسرائیل کے کیسے ہیں، اور اگر اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے ہیں اور اس کے ساتھ تجارتی تعلقات اس کو ختم کرنے ہیں، جس کی ذہن سازی کی گئی مغرب کی طرف سے، وہ اتنی جلدی تسلیم نہیں کرے گا۔ جیسے ہم لوگ تسلیم نہیں کر سکتے کہ اسرائیل کو ہم تسلیم کر لیں، اس طرح ترکی کی 40% عوام تسلیم نہیں کرے گی۔ اس کے لیے ان کی دوبارہ سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ رجب طیب اردوغان اس چیز میں کامیاب ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو میرا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آگے شیئر کیجئے گا۔ شکریہ۔